हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करेंगे क्लास 7 की इंग्लिश की बुक पूर्वी का चैप्टर ट्रैवल। नाउ इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारी पोएम है ये 3 स्टैंजास की है। तो यहाँ पे हमें तीनों स्टैंजास के आइडियाज, जो मेन आइडिया है उस स्टैंजा में पोएटिस क्या कहना चाह रही हैं वो हमें यहाँ पे बताया गया है। हमें करेक्ट स्टैंजा जो है वो यहाँ पे बताना है कि ये जो आइडिया है ये किस स्टैंजा में बताया गया है। तो पहला है, रात में जो है स्पीकर इमेजिन करते हैं कि ट्रेन जो है उन्हें सुनाई दे रही है जबकि वहां पे बहुत ही शांति है। तो रात की शांति में भी स्पीकर इमेजिन कर रहा है कि ट्रेन उसे सुनाई दे रही है। तो ये स्टैंजा 2 में था, राइट। स्टैंजा 1 में डे की बात हुई थी, स्टैंजा 2 में जो है नाइट की हुई थी और स्टैंजा 3 में जो है उन्होंने फ्रेंड्स की बात की थी। तो सेकंड है, द स्पीकर फील्स अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू टेक एनी ट्रेन नो मैटर वेयर इट गोज। स्पीकर जो है उनके दिल में बहुत इच्छा है कि वो ट्रेन में जो है बैठ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ट्रेन कहाँ जा रही है। तो ये इन्होंने लास्ट स्टैंजा स्टैंजा 3 में कहा था। फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने क्या कहा था कि दिन के दौरान जो है, दिन के टाइम भी जो है उन्हें ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई देती है जबकि ट्रेन जो है वो बहुत दूरी पे है, तो फिर भी उन्हें आवाज सुनाई देती है। तो थर्ड वाला जो है वो स्टैंजा 1 का मेन आइडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें पोएम में जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो अंडरलाइन करने हैं। तो स्टैंजा 1 में है अवे डे, स्पीकिंग श्रीकिंग। स्टैंजा 2 में है बाय स्काई, ड्रीमिंग स्टीमिंग। एंड थर्ड स्टैंजा में है मेक टेक नोइंग गोइंग। राइम स्कीम क्या है पोएम की? राइम स्कीम है ए बी, यानी फर्स्ट और थर्ड लाइन एंड सेकेंड एंड फोर्थ लाइन जो है राइम करती हैं, सेम साउंड पे एंड होती हैं। Identify the word in the poem that personifies the whistle of the train. तो ट्रेन की जो विसल की आवाज जो है जो बताई गई है उसके लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो ऐसा वर्ड है जो हम ह्यूमन सेंस में यूज करते हैं कि इंसान ऐसी आवाज निकालते हैं, बट हमने ट्रेन की विसल को जो है वो साउंड दिया है, तो हमने उसे पर्सोनिफाई कर दिया है। तो वो वर्ड कौन सा है? वो वर्ड है श्रीकिंग। श्रीकिंग का मतलब क्या होता है? कोई जोर से बिल्कुल तीखी सी आवाज में जो है चीख चिल्ला के जो है रोए, तो उसे श्रीकिंग कहते हैं, वो साउंड जो होता है। तो यहाँ पे पोएट ने जो है उस साउंड को ट्रेन के सेंस में यूज किया है, यानी पर्सोनिफिकेशन है, राइट। जब हम किसी नॉन लिविंग चीज को जो है कोई ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं तो दैट इज पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोन रेफर्स टू द एटीट्यूड द पोएट हैज अबाउट द पोएम। टोन का मतलब क्या होता है कि किसी पोएम की टोन क्या है, मतलब उस पोएट का एटीट्यूड क्या है उस पोएम में, कैसे जो है वो किस चीज को, कौन से मैसेज को कन्वे कर रहा है, क्या उसका एटीट्यूड है, क्या फीलिंग्स हैं, वो हुई उसकी टोन। तो यहाँ पे जो है इस पोएम में कौन सी टोन जो है पोएट ने यूज की है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे इस बॉक्स में से जो सूटेबल वर्ड्स हैं इस पोएम की टोन के लिए वो है क्यूरियस, एक्साइटेड, एंथुसियास्टिक, जॉयफुल एंड थॉटफुल। क्यूरियस क्यों है? क्योंकि जो पोएट है वो बहुत ही क्यूरियस है ट्रेन में बैठने के लिए, उसे देखना है ट्रेन में बैठ के क्या लगता है, इसलिए जो है वो ट्रेन में बैठना चाहता है, दिन रात जो है उसकी आवाजें उसे सुनाई दे रही हैं। एक्साइटेड है, राइट, पोएट कहती है ना एंड में कि कोई भी ट्रेन हो, कहीं भी जा रही हो, मुझे बैठना है। एंथुजियास्टिक है, उसके अंदर बहुत उत्साह है कि बैठना है ट्रेन में। जॉयफुल, राइट, खुशी वाली टोन है। थॉटफुल है, सोचने पे भी मजबूर कर रही है कि आखिर ये ट्रैवल से इस इंसान का इतना अट्रैक्शन क्यों है। तो ये जो पोएम है इसकी टोन ऐसी है। सिलेक्ट द वर्ड्स दैट टेल अस व्हाट द ट्रेन सिंबलाइजेस फॉर द पोएट। तो ये जो पोएम है इसमें पोएट ने ट्रेन की बात की है, तो पोएट के लिए ट्रेन का मतलब क्या है, ट्रेन किस चीज को सिंबलाइज कर रही है? तो ट्रेन जो है वो एडवेंचर को सिंबलाइज कर रही है और अपॉर्चुनिटीज को। ट्रेन में बैठेंगे तो एडवेंचर होगा, राइट, नई नई जगह जाएंगे, और नई नई जगह जाएंगे तो वहां पे नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो यहाँ पे ट्रेन जो है वो एडवेंचर और अपॉर्चुनिटीज को सिंबलाइज कर रही है। Complete the following by choosing the correct option. The poet repeats the line, "There isn't a train goes by," in all three stanzas to highlight the speaker's fascination with the train. ये जो पोएम है इसमें पोएट ने ये जो लाइन है
कि कोई भी ट्रेन जो है वो यहाँ से गुजरती नहीं है। उसने तीनों स्टैंजाज में जो है ये लाइन रिपीट की है। इससे क्या पता चल रहा है? इससे जो उसका ट्रेन के प्रति फैसिनेशन है, आकर्षण है, वो जो इतना आकर्षित है, इतना अट्रैक्टेड है, फैसिनेटेड है ट्रेन से, उसके बारे में हमें इस लाइन से पता चल रहा है। वो बार बार जो रिपीट कर रही है कि मुझे कहीं भी कोई ट्रेन जो है यहाँ से गुजरती हुई दिखती नहीं है, बट फिर भी जो है उसकी आवाज सुनाई दे जाती है, उसके चिंगारी जो है, उसके कोयलों की चिंगारी आसमान में दिख जाती है। The poem contrasts the busy day with the stillness of the night. What is the common factor in these? तो ये जो पोएम है इसमें दिन का कंपैरिजन रात से हुआ है, राइट? दिन को बिजी बताया गया है, बहुत आवाज होती है, और रात में बोला गया है रात जो है बहुत ही शांत होती है। और इन दोनों चीजों में कॉमन फैक्टर क्या है डे एंड नाइट में? तो डे एंड नाइट में कॉमन फैक्टर ये है कि जो स्पीकर है, जो पोएट है, वो हमेशा ट्रेन को नोटिस करती है। या तो उसे उसकी आवाज सुनाई देती है दिन में, या फिर रात में उसे जो है उसकी जो लाल चिंगारी है वो आसमान में दिखाई देती है। तो दिन हो या रात हो, उसके जो थॉट्स हैं उसमें ट्रेन हमेशा है। Imagery is a literary device that uses descriptive language to create mental pictures and appeal to the reader's senses. तो इमेजरी क्या हुई? ऐसी लिटरेरी डिवाइस जिसमें हम ऐसे वर्ड्स का यूज कर रहे हैं जिससे आपके दिमाग में पिक्चर बन जा रही है। तो जो आपके सेंसेस हैं उनको जगाया जा रहा है इन वर्ड्स के जरिए, जैसे कि साइट है, देखने का सेंस है, साउंड है, स्मेल है, टेस्ट है, टच है। तो इससे जो है डिस्क्रिप्शन इतना डिटेल में दिया जा रहा है कि इनकी इमेज क्रिएट हो जाए। Select the phrases from the poem that are examples of imagery. तो पोएम में से कौन से फ्रेजेस ऐसे हैं जो इमेजरी, जो लिटरेरी डिवाइस है, पोएटिक डिवाइस है, इसके एग्जाम्पल हैं? तो साइट का क्या है? सिंडर्स रेड ऑन द स्काई, राइट? जब पोएट ये कह रही हैं कि आसमान में आपको लाल रंग की चिंगारी दिखाई देगी, तो वो पिक्चर आपके दिमाग में क्रिएट हो रही है। तो ये किस सेंस को लिए है? ये किस सेंस के लिए है? ये है साइट के लिए, हमारी आंखों के लिए, राइट? विजन के लिए। साउंड के लिए क्या है? विसल की जो आवाज है, तीखी सी जो आवाज है, जो विसल चिल्ला रही है। साउंड के लिए एक और है, जो उसके इंजन के स्टीम की जो आवाज है, राइट? जो स्टीम का इंजन होता है उसकी वो जो आवाज आती है, उसके बारे में। साइट और टच के लिए एक और लाइन है, द रेल रोड ट्रैक इज माइल्स अवे। तो जब वो ये कहती है कि रेल की पटरी जो है वो मीलों दूर है, तो इससे जो है हमारी साइट की हमें दिखाई नहीं देगी, राइट? मीलों दूर है तो आपको वो विजन क्लियर हो रहा है। टच भी क्लियर हो रहा है कि आप उसे छू के नहीं देख सकते हो, वहां तक जा नहीं सकते हो क्योंकि वो बहुत दूर है। साउंड के लिए एक और लाइन है, डे इज लाउड विद वॉइसेस स्पीकिंग, राइट? दिन में बहुत आवाजें आती हैं, लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। साइट के लिए एक और लाइन है, नाइट इज स्टिल फॉर स्लीप एंड ड्रीमिंग। नाइट जो है वो बहुत ही शांत है, उसमें लोग सो रहे हैं और सपने देख रहे हैं। तो ये जो है हमारे फ्रेजेस हैं इमेजरी के लिए जो यूज हुए हैं पोएम में। नेक्स्ट हमें चैप्टर में से एक एक्सट्रैक्ट दिया है, इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द लाइन माई हार्ट इज वार्म रेफर्स टू अ हार्ट दैट इज, यहाँ पे हार्ट का मतलब है ऐसा दिल जो प्यार से भरा हुआ है, विच इज फुल ऑफ लव। व्हाट डज द स्पीकर से अबाउट हर करंट फ्रेंड्स? वो अपने करंट फ्रेंड्स के बारे में कहती हैं कि उनके जो करंट फ्रेंड्स हैं वो उनके दिल को जो है खुशी से, प्यार से भर देते हैं। What does the line "better friends I will not be knowing" suggest about the speaker's feelings towards their current friend? तो ये जो लाइन है better friends I will not be knowing, इससे हमें स्पीकर की फीलिंग के बारे में क्या पता चलता है कि वो अपने करंट फ्रेंड्स के बारे में क्या सोचती है? तो वो सोचती हैं कि जो उनके करंट फ्रेंड्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, तो वो जो है उनके प्रति बहुत ही लॉयल हैं और उनकी बहुत वैल्यू करती हैं कि मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। उन्हें लगता है कि उनकी ये जो फ्रेंडशिप है वो इतनी अच्छी है और इतनी जेन्युइन है कि उन्हें कभी भी ऐसे दोस्त कहीं मिल ही नहीं पाएंगे, इतने अच्छे, इतने वफादार, इतने प्यारे दोस्त मुझे कभी नहीं मिल पाएंगे, ये जो है परफेक्ट हैं। Complete the following suitably. The tone of the speaker in these lines is grateful. इन लाइन में जो है वो बहुत ही grateful है, राइट? कि उसे इतने अच्छे दोस्त मिले हैं। What does the phrase cinders red on the sky tell us about the train at night? तो ये जो फ्रेज है ये हमें ट्रेन के बारे में क्या बता रहा है? ये फ्रेज हमें बता रहा है कि ट्रेन जो है बहुत दूर है, बट उसकी जो चिंगारियां हैं उनकी चमक जो है वो दूर से काले आसमान में दिखाई दे रही है। तो इससे जो है एक विविड पिक्चर, यानी ये क्लियर पिक्चर जो है हमारे दिमाग में जो है बन जाती है कि रात में ट्रेन चल रही है।
What is the significance of the repeated reference to the train's whistle? तो ये जो ट्रेन की विसल के साउंड को जो है बार बार पोएट ने रिपीट किया है, उससे जो है हमें ये पता चल रहा है कि जो पोएटेस हैं वो ट्रेन को लेके कितनी फैसिनेटेड है, उनका कितना मन करता है कि वो ट्रेन में बैठे। तो जो है उनके दिमाग में दिन हो या रात हो बस ट्रेन ही घूमती है। What does the line no matter where it's going reveal about the speaker's attitude towards travel? तो ये जो लाइन है कि नो मैटर ट्रेन कहाँ जा रही हो, कहीं भी जा रही हो, इससे हमें ये पता चलता है कि जो स्पीकर है वो एडवेंचर के लिए बिल्कुल रेडी है। उन्हें ट्रैवलिंग इतनी पसंद है कि वो खुशी खुशी जो है किसी भी ट्रेन में बैठ जाएंगी, भले ही वो कहीं भी जा रही। क्या आपको ऐसा लगता है कि पोएट को एक्चुअली ट्रेन दिखाई देती है या सुनाई देती है? तो मुझे नहीं लगता है कि पोएट को जो है ट्रेन एक्चुअली सुनाई दे रही है या दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों है? पहला रीजन तो ये है कि जो फर्स्ट लाइन है वो एक्सप्लिसिटली ये कहती है, यानी क्लियर रूप से ये कहती है कि जो रेल रोड है वो उनके घर से बहुत ही दूर है, मीलों की दूरी पे ट्रेन की पटरी है, तो उन्हें कैसे ट्रेन दिखाई या सुनाई देगी। सेकेंड रीजन ये है कि जो स्पीकर है वो दिन के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, राइट, कि दिन जो है वो बहुत ही इसमें आवाजें आती हैं, रात जो है बहुत ही स्टिल है। पर दोनों ही केसेस में जो ट्रेन की बात हो रही है वो इमेजिनेटिव है, काल्पनिक है वो। The speaker's senses are so intensely focused on the idea of travel that she imagines the sights and sounds of train, highlighting her deep longing and fascination with the journey. तो उनके जो सेंसेस हैं वो इतने फोकस्ड हैं इस बात पे कि उन्हें जो है ट्रैवल करना है, ट्रेन में बैठना है, कि वो दिन रात जो है बस ट्रेन के जो साउंड्स हैं, उसकी जो लाइटें दिख रही हैं, उसे ही इमेजिन करती रहती हैं। नेक्स्ट हमें कॉलम 1 में कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं जो हमारी पोएम में यूज हुए हैं, कॉलम 2 में उसके मीनिंग है, हमें करेक्ट मीनिंग के साथ जो है मैच करना है। तो पहला है माइल्स अवे। माइल्स अवे का मतलब है ट्रेन और स्पीकर के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी पे है। सिंडर्स रेड का मतलब है ट्रेन की जो चिंगारियां जो निकलती हैं, जो ट्रेन जो है कोयले से चल रही है, तो जब कोयला जलता है तो उससे जो चिंगारियां निकलती हैं तो वो नाइट स्काई में जो ग्लो करती हैं, उसे जो है सिंडर्स रेड कहा गया है। हार्ट इज वार्म का मतलब है द स्पीकर्स अफेक्शन फॉर देयर फ्रेंड्स। जो स्पीकर है पोएम की वो अपने दोस्तों से कितना प्यार करती हैं। डे इज लाउड द बिजी एंड नॉइजी एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द डे। दिन में जो है कितना सब कुछ जो है वो बिजी होता है, कितनी आवाजें आती हैं, उसके लिए उन्होंने यूज किया है डे इज लाउड। इंजन स्टीमिंग द फास्ट एंड पावरफुल मूवमेंट ऑफ द ट्रेन। नेक्स्ट हमें इन्हीं एक्सप्रेशंस का यूज करके इन ब्लैंक्स को फिल करना है। After meeting her old friend, her heart was warm with the joy of rekindled memories. तो जब वो अपने पुराने दोस्त से मिली तो उसका दिल जो है फिर से जो है प्यार से भर गया और खुशी से भर गया, क्योंकि जो पुरानी यादें थी वो ताजा हो गई। रिकिंडल्ड मेमोरीज का मतलब है पुरानी यादें ताजा होना। As I arrived at the railway station, I could hear the engine steaming. जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो मैं जो हूँ इंजन की जो आवाज थी, जो इंजन की तेज आवाज थी, उसे सुन पा रहा था। The marketplace is bustling and the day is loud with the chatter of shoppers and vendors. जो market place है वो बहुत ही भरा हुआ है, भीड़ भाड़ वाला है। बसलिंग का मतलब है बहुत भीड़ भाड़ है। और दिन जो है वो बहुत ही लाउड है, बहुत आवाजें आ रही हैं दिन में, क्योंकि जो शॉपकीपर हैं और जो वहां पे लोग बेचने वाले हैं, खरीदने वाले हैं, उनकी आवाजें आ रही हैं, उनकी चैटर की आवाज है, वो आपस में बातें कर रहे हैं। The bonfire glowed brightly, throwing cinders red into the dark night sky. तो bonfire जो है वो बहुत ही तेजी से जो है जल रही थी, बहुत चमक के जो है जल रही थी। bonfire क्या होती है? जैसे होली पे हम जो होलिका दहन करते हैं तो लकड़ियों को जोड़ के जो है जब हम आग जलाते हैं और उससे जो है हम हाथ सेकते हैं, अक्सर हम सर्दी के सीजन में ऐसा करते हैं, तो इसे bonfire कहते हैं। तो bonfire जो है वो चमक रही थी और उससे जो लाल चिंगारियां थी वो काले आसमान पे उड़ रही थी। The sound of a train could still be heard miles away as the evening grew quiet. तो जो ट्रेन की आवाज थी वो मीलों दूर तक भी सुनाई दे रही थी, जब जो शाम थी वो बहुत ही शांत हो गई। तो जो शाम की शांति की जो आवाज थी रात की, उसमें जो है ट्रेन की आवाज जो है वो मीलों दूर तक सुनाई दे रही थी।
The poet uses the word shrieking to tell us about the sound of the train's whistle. तो poet जो है वो shrieking word का use करते हैं हमें ट्रेन की सीटी की आवाज बताने के लिए. There are other words that tell us about different types of related sounds. तो ऐसे और भी बहुत सारे words हैं जो हमें अलग-अलग sound के बारे में बताते हैं. तो ऐसे ही कुछ word जो है column 2 में है और उनका meaning जो है column 1 में है. हमें correct meaning के साथ word को match करना है. तो पहला वर्ड है येलिंग. येलिंग का मतलब होता है किसी पे जो है आप गुस्से में जोर जोर से चिल्लाओ, तो वो हुआ येलिंग. स्क्रीमिंग का मतलब क्या होता है? डर में या एक्साइटमेंट में जोर से चिल्लाना. वेलिंग का मतलब क्या होता है? दुख में जो है आप बहुत ही तेजी से रो, बहुत जोर जोर से रो, तो वो हुआ वेलिंग. मेकिंग अ हाई पिच्ड पियर्सिंग साउंड हुआ स्क्रीचिंग, यानी जो है आप बहुत ही तीखी, बहुत ही ऊंची सी आवाज में जो है आप चिल्ला रहे हो, ऐसे बहुत ही जैसे कान फोड़ने वाली जो आवाज है उसे स्क्रीचिंग कहते हैं. कॉलिंग आउट लाउडली ऑफन इन अ कैजुअल और इनफॉर्मल वे. किसी को जो है आप जोर से बुलाओ और मतलब कैजुअल इनफॉर्मल वे में, जैसे आपको ट्रेन स्टेशन पे कोई दोस्त दिखाई दे गया तो जोर से आप चिल्लाओ, अरे तो यहाँ क्या कर रहा है ना, तो इसे कहते हैं हॉलरिंग. विम्परिंग का मतलब होता है क्राइंग सॉफ्टली इन अ लो ब्रोकन वॉइस. आप धीमी सी आवाज में जो है, टूटी टूटी सी आवाज में जो है आप रो, तो उसे कहते हैं विम्परिंग. अक्सर डॉग्स ऐसा करते हैं, आप कहीं जा रहे हो तो वो ऐसे ऊ ऊ ऐसे रोने की आवाज करते हैं, उसे विम्परिंग कहते हैं. बॉलिंग का मतलब होता है क्राइंग लाउडली एंड अनकंट्रोलेबली. अगर जो है आप बहुत तेजी से जो है रो रहे हो और अनकंट्रोलेबली रो रहे हो, यानी आपको कोई रोक ही नहीं पाए, इतना आपको रोना आ रहा है, तो उसे कहते हैं बॉलिंग. नेक्स्ट ये जो साउंड वर्ड्स थे, इनसे हमें यहाँ पे इन ब्लैंक्स को फिल करना है. द स्ट्रीट वॉज फिल्ड विद द वेराइटी ऑफ साउंड्स. अ शॉपकीपर वॉज hollering to attract customers, where a child nearby was yelling at his friend to wait for him. From the other side of the road, a toddler was bawling uncontrollably after dropping his ice cream, and his mother tried to calm him as he began whimpering softly. In the background, someone's loud, screeching voice added to the bustling noise of the busy evening. नेक्स्ट हमारी लिसनिंग एक्टिविटी है. इसकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आपको पेज 177 पे मिल जाएगी. यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन से करेक्ट हैं और कौन से इनकरेक्ट हैं. तो यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट हैं सब इनकरेक्ट हैं, सिर्फ जो नंबर 6 वाला है वो करेक्ट है. नाउ नेक्स्ट जो है, आपको ये जो इनकरेक्ट सेंटेंसेस हैं इन्हें करेक्ट करना है उस ट्रांसक्रिप्ट को दोबारा से सुन के. यहाँ पे सारे करेक्टेड सेंटेंसेस हैं. नंबर 6 यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी करेक्ट था. नेक्स्ट है हमारी स्पीकिंग एक्टिविटी. तो यहाँ पे जो है प्रोनाउंसिएशन की बात हो रही है सी वर्ड की. और यहाँ पे देखिए कैट जो वर्ड है CAT, इसमें जो सी का प्रोनाउंसिएशन है वो क साउंड वाला है. वहीं जो सिंडर्स वर्ड है CINDERS, इसमें जो सी का साउंड है वो स वाला साउंड है. तो जो क साउंड वाला होता है उसे हम हार्ड सी साउंड कहते हैं और जो स साउंड वाला होता है उसे हम सॉफ्ट सी का साउंड कहते हैं. तो जो लेटर सी है वो जो है सॉफ्ट सी का साउंड तब प्रोड्यूस करता है जब स्पेलिंग में जो है सी के बाद EI या फिर Y आ रहा है. तो सिटी में क्या है, CI है, राइट. यहाँ पे I आया है सी के बाद, तो इसलिए ये जो है सॉफ्ट सी का साउंड है. जो हार्ड के सी का साउंड होता है, यानी जो क का साउंड आ रहा है, वो कब आता है, जब स्पेलिंग में जो है सी के बाद ए आ रहा है या फिर ओ आ रहा है या यू आ रहा है. जैसे कि कैट है, तो कैट में सी के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, राइट. तो इसलिए यहाँ पे क साउंड आ रहा है, हार्ड सी का साउंड है. तो यहाँ पे देखिए हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, हमें इन्हें करेक्टली प्रोनाउंस करना है. तो सेल सॉफ्ट सी है, राइट, सी के बाद ई आ रहा है. कॉन्सर्ट क्या है, कॉन्सर्ट जो है वो क का साउंड है क्योंकि सी के बाद ओ आ रहा है, तो ये हार्ड सी है, ये सॉफ्ट सी है. केबल क्या है, हार्ड सी है. सर्कल क्या है, सॉफ्ट सी है. रेस, बाइसिकल, केक, एको, डिसाइड, अंकल, रिसीव. तो ये इनके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है. आपको इन्हें प्रोनाउंस करके जो है अपने प्रोनाउंसिएशन को जो है करेक्ट करना है और स्पेलिंग के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि सॉफ्ट सी का साउंड है या फिर हार्ड सी का साउंड है. सेल, कॉन्सर्ट, केबल,
circle, race, bicycle, cake, echo, decide, uncle, receive. नेक्स्ट है राइटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे डियामेंटे पोएम की बात हुई है। डियामेंटे क्या है? एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है डायमंड। डियामेंटे पोएम क्या हुई? एक ऐसी पोएम जो कि डायमंड शेप में लिखी हुई है। इसमें जनरली जो है एडजेक्टिव्स या फिर आईएनजी वर्ड्स जो हैं वो यूज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने एक डियामेंटे पोएम लिखी है। डे, ब्राइट सनी, डांसिंग, प्लेइंग, रनिंग, out comes the sun, down goes the sun, resting, listening, dreaming, quiet, peaceful night. In this example, we see how two different ideas, day and night, are connected through the poem. Let us now write a Diamante poem that connects reading and adventure. तो हमें reading और adventure के ऊपर जो है एक Diamante poem लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए हमें ये पोएम जो है वो कैसे लिखनी है। रीडिंग जो है हमारा पहला टॉपिक हो गया। उसके बाद हमें जो है रीडिंग के बारे में दो एडजेक्टिव्स लिखने हैं। तो मैंने क्या लिख दिया? क्वाइट और इमेजिनेटिव। राइट, रीडिंग जब हम करते हैं तो शांति से करते हैं, इमेजिनेटिव होती है। उसके बाद हमें 3 आईएनजी वर्ड्स लिखने हैं रीडिंग से रिलेटेड। तो क्या हो गया? एक्सप्लोरिंग, लर्निंग, थिंकिंग। नेक्स्ट हमें 4 नाउन्स लिखने हैं या फिर कोई छोटा सा फ्रेज लिखना है जो टॉपिक्स को लिंक करे। तो मैंने क्या लिख दिया? बुक्स ओपन डोर्स टू ड्रीम्स। उसके बाद हमें फिर 3 आईएनजी वर्ड्स का यूज करना है जो एडवेंचर के बारे में होंगे। तो क्या हो गया? ट्रैवलिंग, डिस्कवरिंग, वॉन्डरिंग। एंड उसके बाद है दो एडजेक्टिव्स एडवेंचर के बारे में, तो ब्रेव एंड एक्साइटिंग। एंड लास्ट जो है हमारा सेकंड टॉपिक हो गया। तो ये हो गई हमारी डियामेंटे पोएम about reading and adventure. We come across many interesting characters while traveling. तो जब भी हम ट्रैवल करते हैं बहुत से इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स से मिलते हैं। राइट, ट्रेन में कोई हमारे पास बैठा हुआ है, कुछ अजीब सा कर रहा है या फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात कर रहा है, तो ऐसा कोई ना कोई आपको इंटरेस्टिंग इंसान ट्रैवल में दिख ही जाएगा। They become interesting because of their actions, their behavior and manner of speaking. Interesting इसलिए होते हैं क्योंकि वो जो एक्शन कर रहे हैं कुछ अलग सा कर रहे होंगे, उनका बिहेवियर थोड़ा अलग सा होगा, कैसे बात कर रहे हैं वो थोड़ा अलग सा होगा। राइट, तो इसलिए वो इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। डिस्क्राइब वन सच कैरेक्टर दैट यू मेट, फॉलो दी स्टेप्स। तो ऐसे ही किसी एक कैरेक्टर को आपको डिस्क्राइब करना है जो आपके ट्रैवल में आपको कभी मिले थे। आपको कैरेक्टर चूज करना है। उसके बाद जो पहला ड्राफ्ट है उस डिस्क्रिप्शन में आप क्या लिखोगे? कैरेक्टर का नाम क्या था, वो कैरेक्टर देखने में कैसा था और वो कैरेक्टर करता क्या था। उसके बाद आपको बताना है कि वो किस टाइप के इंसान है, जो भी आप इंटरेस्टिंग कैरेक्टर की बात कर रहे हैं वो कैसे इंसान है। एंड उसके बाद जो है जो भी घटना हुई वो आपको जो है थोड़ी सी जो है बतानी है। एंड उसके बाद जो है आपको अपना डिस्क्रिप्शन दोबारा से चेक करना है कि उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कोई ग्रामर एरर तो नहीं है। एंड उसके बाद जो है आपको आपके क्लासमेट्स को जो है अपना डिस्क्रिप्शन दिखा के उनसे सजेशंस मांगने हैं। एंड वो जो भी चेंजेस या सजेशंस आपको बोले उन्हें जो है अपने टेक्स्ट में जो है अप्लाई करके आपको दोबारा से ये डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो यहाँ पे देखिए एक कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन जो है मैंने दिया है। आप इसे एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हो और ऐसे ही आपको किसी कैरेक्टर को डिस्क्राइब करना है। I choose Mr. Sharma, a character I met during a train journey. I once met a very interesting character named Mr. Sharma during a long train journey. He was a cheerful man in his early 50s with silver hair, a round face, and bright eyes that sparkled whenever he smiled. He wore a simple kurta pajama and carried a brown leather bag that looked very old but well cared for. Mr. Sharma worked as a history teacher and he loved telling stories. Throughout the journey, he kept sharing fascinating tales from different parts of India. The way he spoke, slowly, clearly, and with great excitement, made everyone around him listen. His voice rose and fell like a storyteller, and he often used his hands to act out scenes from the past. He was a very kind and helpful person. When a small boy couldn't find his seat, Mr. Sharma gently guided him and said, "Every journey becomes easier when someone shows you the way."
This was my favorite line from him because it showed how thoughtful he was. Mr. Sharma turned a simple train journey into a memorable adventure. By the time the train reached our station, I felt as if I had traveled through history with him. इसके बाद जो है आपको इसमें स्पेलिंग चेक करनी है और कोई और एरर्स हो तो वो चेक करने हैं। ना मुझे लगता है कि जब हम इम्प्रूवमेंट के सजेशंस जो हैं अपने टीचर या क्लासमेट से मांगेंगे तो वो कह सकते हैं कि उनके बिहेवियर के बारे में और डिटेल्स ऐड करो, कैसा लगा उनसे मिलने के बाद तुम्हें, और कोई और छोटी घटना जो है वो बताओ, या फिर उनके डिस्क्रिप्शन को जो है और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताओ, थोड़ा और डिटेल में बताओ। तो ये है मेरा फाइनल वर्जन सारे इम्प्रूवमेंट के बाद। During a train journey, I met an unforgettable character named Mr. Sharma, a warm and cheerful history teacher. He was in his 50s with silver hair, a round smiling face, and bright eyes. His simple kurta pajama and old leather bag gave him a friendly and homely appearance. Mr. Sharma loved sharing interesting stories. He spoke clearly and with great excitement, using hand movements to bring each story to life. Everyone around him listened as if they were sitting in a classroom full of ancient secrets. At one point, when a little boy couldn't find his seat, Mr. Sharma guided him lovingly and said, "Every journey becomes easier when someone shows you the way." This line stayed with me because it showed how kind and thoughtful he was. His joyful nature, gentle behavior, and wonderful storytelling made the journey feel short and sweet. Meeting Mr. Sharma taught me that sometimes the best part of traveling is the people we meet along the way. Now यहाँ पे जो है माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया की बात हुई है, तो तीन रेलवे लाइंस हैं, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे। ये तीनों ही जो है यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर हुई हैं। ना इनके अलावा दो और रेल लाइन है, माथेरन हिल रेलवे और कांगड़ा वैली रेलवे, ये जो है वेट कर रही हैं यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर होने का। तो ये उनकी टेंटेटिव लिस्ट में है, अभी डिक्लेयर नहीं हुई है बट पॉसिबल लिस्ट में है। नाउ आपको जो है चार चार लोगों का ग्रुप बनाना है और ये जो हेरिटेज ट्रेन्स हैं इंडिया की, इनके बारे में एक प्रेजेंटेशन अपने क्लास में जो है देनी है। और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है जो मुझे गूगल से मिली है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, माथेरन हिल रेलवे और कांगड़ा वैली रेलवे, इन पांचों की। और इसके अलावा भी इंटरनेट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, पिक्चर्स हैं, तो आप अपनी प्रेजेंटेशन जो है गूगल से सर्च करके जो है रेडी कर सकते हो और क्लास में प्रेजेंट कर सकते हो। आप उसमें इन रेलवेज की जो है फोटोग्राफ्स यूज करो, चेक करो उसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, अंदर जो है वो देखने में कैसी होती है। तो ये सारी चीजें जो है आप इंटरनेट से सर्च करके अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वंदे भारत जो एक्सप्रेस है उसकी बात हुई है, तो ये जो है इंडिया की पहली खुद की बनाई हुई ट्रेन है जो कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। तो ये जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन थी वो 15 फरवरी 2019 को चली थी, न्यू दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी के रूट पे। और इसकी स्पीड क्या थी, 160 किलोमीटर्स पर आवर। तो आपको ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है इनके ऊपर और रिसर्च करके अपने क्लास में इसके ऊपर भी एक प्रेजेंटेशन देनी है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैंने डाली है बट आपको ऑफ कोर्स गूगल से और बहुत कुछ मिलेगा, वो सब जो है आपको देख के उसमें से जो है इंफॉर्मेशन आपको अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड करके प्रेजेंट करनी है। नेक्स्ट जो है अंडर वाटर रेल टनल्स की बात हो रही है, तो लंदन में जो है एक अंडर वाटर रेल टनल है जो कि थेम्स टनल कहलाता है। जापान में है सीकन टनल। इंग्लैंड में जो है एक है चैनल टनल जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में चलता है। तो ये सब जो है अंडर वाटर रेल टनल्स हैं। जो इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो रूट बना है वो है कोलकाता में, जो कि मार्च 2024 में स्टार्ट हुआ था। नाउ ये जो है स्पेशल मेट्रो लाइन है जो हुगली जो रिवर है कोलकाता की उसके अंदर चलती है, तो पानी के अंदर चलने वाली ये ट्रेन है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज ट्रेन्स डू यू थिंक वुड बी एडवेंचरस टू ट्रैवल इन?
तो यहाँ पे इतनी सारी जो ट्रेन्स की बात हुई है, तो आपको क्या लगता है कौन सी ट्रेन जो है सबसे ज्यादा एक्साइटिंग होगी, एडवेंचरस होगी, जिसमें आप ट्रैवल करो? तो मुझे लगता है जो नीलगिरी माउंटेन रेलवे होगी वो सबसे ज्यादा एडवेंचरस होगी, क्योंकि ये ट्रेन जो है ये पहाड़ों पे चलती है, जंगलों से गुजर रही है, और बहुत ही खूबसूरत जो व्यूज है नीलगिरी हिल्स के वो आपको इस ट्रेन से दिखाई देंगे। तो ये जो जर्नी है ये बहुत ही एक्साइटिंग फील होगी, क्योंकि ट्रेन जो है धीरे धीरे जो है जो टर्न्स आएंगे उन पे चलेगी और फिर टनल से होते हुए बाहर निकलेगी। तो मुझे लगता है ये जो एडवेंचर है ये बहुत ही ओल्ड फैशन एडवेंचर होगा, जो कि नेचर को दिखाएगा। तो मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटिंग ये ट्रेन लगती है। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.